गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है बेसिकली ये एक टेक्निक है। ये टेक्निक है टू एम्पलीफाई स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए का सिंगल हो या मतलब फ्यू डीएनए हो, उसका अगर हमको कॉपीज तैयार करना है, मतलब उसको एम्पलीफाई करना है। मतलब जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी रिसर्च वर्क करते हो, तो आपको एक मतलब डीएनए का एक मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। जैसे आपको जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, या कोई फॉरेंसिक साइंस में जैसे आप मान के चलो कोई क्राइम सीन है, क्राइम सीन में आप कोई भी मतलब क्रिमिनल है, अगर उसका कोई भी आपने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल से आपको डीएनए टेस्ट करना है, उसका डीएनए टेस्ट करना है, डीएनए टेस्ट करना है। तो उससे अगर आप सैंपल लिए तो आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा। अगर सपोज दैट वो सफिशियंट नहीं होगा कि मतलब जिससे मतलब उसके पूरे चीज को आप मतलब रिसर्च कर सको उस पर, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये जो क्वांटिटी इंक्रीज होगा, तो ये क्वांटिटी इसी तरह इंक्रीज किया जाता है, ये पीसीआर मतलब टेक्निक से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। ओवरऑल आप ये चीज देखोगे, पहले तो आप ये चीज देखो कि इसको जिस मशीन में इसको हम तैयार करते हैं, जो रिएक्शन, ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसको जिस मशीन में तैयार करते हैं, एक तो इसको बोल देते हैं पीसीआर मशीन, पीसीआर मशीन। दूसरा इसको बोल देते हैं थर्मोसाइक्लर, थर्मोसाइक्लर। देखो थर्मोसाइक्लर इसको क्यों बोले, ये जो मशीन है, इस मशीन में क्या होता है कि हम डीएनए मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए रखे और उसमें जो चीज रिक्वायर्ड, जैसे आपको डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमर है, न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब बफर सॉल्यूशन है, उसका डाइवैलेंट कैटायन है, इन सब चीज को जब हम इसमें रखते हैं, इसमें रखने के बाद जो है एक मिक्सचर तैयार होता है। उस मिक्सचर को अगर हम मशीन में डालते हैं तो वो एक मतलब 3 साइक्लिक स्टेप्स होता है, थर्मल साइक्लिक स्टेप्स, मतलब 3 बार टेम्परेचर साइकिल में चेंज होता है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इस मतलब ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, आपको एक डीएनए का स्मॉल अमाउंट से आपको मिलियंस ऑफ डीएनए बनाना है। अगर एक स्ट्रैंड से आपको मिलियंस ऑफ डीएनए बनाना है तो आपको ये चीज करना है। तो हम पहले ये सब चीज टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसको हम मशीन में डालेंगे। मशीन में डालेंगे तो देखो कोई भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आप इसको मतलब नया स्ट्रैंड बनाओगे, सबसे पहले इसके बॉन्ड को तो तोड़ोगे। आप रेप्लिकेशन में पढ़ते होगे, रेप्लिकेशन में जो मतलब 2 स्ट्रैंड है, उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, उसके बाद फिर प्राइमर अटैच। उसी तरह पहले अगर आपको मतलब नया सिंथेसिस करना है, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक। तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेम्परेचर मतलब 90 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। 90 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो वो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है डिनेचुरेशन हो गया, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गया। उसके बाद अगला स्टेप होता है एनिलिंग। एनिलिंग क्या होता है, उसमें जो प्राइमर जो होता है, प्राइमर होता है जो भी डीएनए स्ट्रैंड है उस पे जाके बाइंड कर देता है, उसके कम्प्लीमेंट्री होता है, उस पे जाके बाइंड करता है। ये जो बाइंड करता है उस टाइम टेम्परेचर होता है 50 से 65 डिग्री के बीच, जिसको हम बोलते हैं एनिलिंग। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है, पॉलीमरेज आता है, उस पे पॉलीमरेज बाइंड होकर के न्यूक्लियोटाइड को लेते जाता है, उसको एड अप करते जाता है, और ये डीएनए इस टाइप से बड़ा होते जाता है। जैसे सपोज अगर आपको ये डीएनए था, इसको मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये सारा हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है। इसको ब्रेक करके हम 2 स्ट्रैंड बना लिए, ये स्टेप हो गया डिनेचुरेशन हो गया ये स्टेप। ठीक, उसके बाद 2 बॉन्ड ब्रेक हो गया, हम यहाँ पे अटैच कर दिए प्राइमर को, अगर ये मेरा थर्ड एंड है तो ये 5 होगा, और ये 5 है, ये थर्ड होगा। हमेशा उल्टा ये लो, ये 5 लो, ये 3 लो, ये 5 लो। हमेशा जो है प्राइमर जाके अटैच होता है थर्ड एंड पे, यहाँ पे अटैच होगा, ये हुआ थर्ड, ये 5, ये थर्ड। तो ये अगर ये थर्ड पे अटैच होगा, ये 5 से 3 डायरेक्शन में डीएनए के स्ट्रैंड को बनाते हुए चले जाएगा। तो ये जो सेकेंड स्टेप, जब ये प्राइमर जो है, ये प्राइमर जब जुड़ता है, इसी को बोलते हैं एनिलिंग। इसमें तो टेम्परेचर 90 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, इसमें टेम्परेचर 50 से 65 डिग्री के सेल्सियस के लगभग रहता है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि ये नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे है कि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ जाके कुछ बाइंड होगा,
इस टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होगा। अब हमको यहाँ से ये सब स्ट्रैंड है, अब न्यूक्लियोटाइड ये बाहर से लेते गया, न्यूक्लियोटाइड अटैच करते जाएगा। ये डीएनए पॉलीमरेज का काम इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये जो इलोंगेशन होता है ये थर्ड स्टेप में होता है, इलोंगेशन। इसमें ये जो ये स्टेप मैंने बताया ये यहाँ होगा, और इस टाइम टेम्परेचर होता है 70 to 74 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताओ इस पूरे प्रोसेस में 90 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री मतलब टेम्परेचर का साइक्लिक चेंज आ रहा है। तो टेम्परेचर का साइक्लिक चेंज आ रहा है, इसीलिए हम इस मशीन को बोल देते हैं थर्मोसाइक्लर। मतलब ये जो है आपको ओवरऑल, और एक चीज और, ये जो प्रोसेस है ये ही प्रोसेस जो है एक साइक्लिक मैनर में होता है। लगभग इसको 30 टाइम्स चलाना पड़ता है हमको मिलियंस ऑफ डीएनए बनाने के लिए। तो ये टोटल होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको अगर हम बेसिकली डिफाइन करेंगे तो ऐसा लाइन बोल सकते हैं, इट इज अ मतलब बायोलॉजिकल टेक्निक यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू एम्पलीफाई द डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट को हमको एम्पलीफाई करने के लिए ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब ये चीज तो समझ गए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा। आपको जो ये पढ़ना है, कैसे पढ़ना, देखो पहले तो आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में जान लोगे, उसके बाद इसका क्या, इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज है, रिक्वायरमेंट देख लोगे। रिक्वायरमेंट के बाद कौन से कितने अमाउंट में चाहिए ये चीज देख लोगे। उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है वो देख लोगे। उसके बाद जो है इसका स्टेप्स क्या है, मतलब डिनेचुरेशन, एनीलिंग, उसके बाद इलोंगेशन, ये सारा स्टेप्स देख लोगे। उसके बाद इसका जो की फीचर्स होता है, आप की फीचर्स देख लोगे। आप कोई भी टॉपिक को तो इसी तरह पढ़ते हो, किसी चीज में मतलब स्टार्टिंग क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में जान लिए क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर वगैरह सब चीज करने के बाद उसका की फैक्ट क्या है, की पॉइंट्स क्या है, वो सारा चीज इस तरह ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट होता है। चलो पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि ये आया कैसे, कैसे डेवलप हुआ, क्यों ऐसा सोचा गया कि हाँ ये करते हैं। देखो 1971 में रिपेयर सिंथेसिस करके एक प्रोसेस था। रिपेयर सिंथेसिस करके प्रोसेस था। ये रिपेयर सिंथेसिस जो था इसमें क्या था कि डीएनए टेम्पलेट था, डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, डाइवैलेंट केटायन, ये सारा चीज मतलब एक उसमें था, एक सिस्टम में था। और ये सारे सिस्टम में देखा कि इससे ये डीएनए का कॉपी हो गया, डीएनए का मतलब आर्टिफिशियल डीएनए का सिंथेसिस हो गया, डीएनए का कॉपी बन गया। इसका मतलब ये चीज तो हुआ कि हाँ आर्टिफिशियली डीएनए बन सकता है। तो यहाँ तो आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस हो गया। आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस हो गया। तो एक चीज तो ये चला कि अगर हम बाहर में भी सारे चीज को हम रख देंगे तो हम डीएनए का सिंथेसिस करवा सकते हैं। लेकिन इस टाइम में जो था, इस टाइम में एक वो था कि डीएनए पॉलीमरेज जो था, डीएनए पॉलीमरेज काम तो करता था लेकिन डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करता था। उस टाइम का जो डीएनए पॉलीमरेज था, तो उस टाइम का डीएनए पॉलीमरेज था। लेकिन हमको तो क्या था कि कोई भी पहले 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसके बाद फिर उसमें प्राइमर जोड़ेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हमको क्या था, उसके बॉन्ड को ब्रेक करना, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको टेम्परेचर में मतलब 90 to 100 डिग्री सेल्सियस रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि मतलब हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करे। लेकिन उस टाइम जो डीएनए पॉलीमरेज था वो सर्वाइव नहीं कर रहा था। उसके बाद 1976 में एक साइंटिस्ट थे, डाइन एट एल करके कुछ नाम था, उन्होंने मतलब डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर किया। थर्मोफिलस एक्वेटिकस, ये आर्की बैक्टीरिया का मेंबर है। ये हॉट स्प्रिंग मतलब ये आपको 95 डिग्री सेल्सियस में ये मतलब मैक्सिमम एफिशिएंट होता है। इसका मतलब है कि अगर आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्मोफिलस एक्वेटिकस जो है, अगर आपको 95 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है, तो वहां इसको पता चला कि मेरे पास ऐसा भी डीएनए पॉलीमरेज है जो कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर में वर्क कर सकता है।
इस टॉपिक का जब डीएनए पॉलीमरेज हमको मिल गया, उसके बाद तब साइंटिस्ट आए कैरीमुलिस। कैरीमुलिस साइंटिस्ट जो आए 1983 में। 1985 में ये इन्होंने पीसीआर टेक्निक डेवलप कर लिया। अब पहले तो ये तो चल गया था कि हाँ हम डीएनए बना सकते हैं आर्टिफिशियली, फिर हमको ये चला कि डीएनए पॉलीमरेज तो अवेलेबल नहीं है। फिर हमको कोई साइंटिस्ट बताए कि डीएनए पॉलीमरेज है ऐसा कि जो कि हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है, तो फिर हमको डीएनए पॉलीमरेज मिला। फिर अब जो है फाइनली सब साइंटिस्ट तो वर्क उस पर कर रहे थे, लेकिन फाइनली कैरीमुलिस साइंटिस्ट जो है वो 1985 में पीसीआर टेक्निक को डेवलप कर लिए, फाइनली डेवलप किए। और ये एक छोटा मोटा डिस्कवरी नहीं है। आप सोचो कोई भी आपको रिसर्च करने के लिए डीएनए का अमाउंट कम है, तो आप फिर से सैंपल लेने जाओगे तभी तो अमाउंट बढ़ेगा। तो अब बताओ उतना ही डीएनए अमाउंट को आप इंक्रीज कर लोगे, तो ये बहुत बड़ा मतलब एक वो हुआ साइंस के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, जिसके कारण इसको 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला इस डिस्कवरी के लिए। तो ये ओवरऑल इसका हिस्ट्री है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। अब देखो इसका रिक्वायरमेंट अगर हम देखें, आप एक चीज बताओ, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको चाहिए टेम्पलेट डीएनए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए क्या हुआ? ऐसा डीएनए, जैसे आपको एक डीएनए का स्ट्रैंड है, उसमें मतलब उसको हम टेम्पलेट बोल रहे हैं, लेकिन उसमें जो टारगेट डीएनए जो है उसी का एम्प्लीफिकेशन होता है। तो हम ये जो पीसीआर है, पीसीआर को हम ये भी कह सकते हैं पीसीआर रिजल्ट्स इन टारगेट डीएनए का एम्प्लीफिकेशन। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हम पीसीआर में क्या करते हैं, जो भी हमारा टारगेट डीएनए होता है उसका हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ठीक। तो पहला हम डीएनए रख लिए, दूसरा हम इसमें न्यूक्लियोटाइड रख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जिसको बोलते हैं डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीएचसीजीटी, डीटीटीपी। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद हो गया अब प्राइमर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक। उसके बाद फिर हो गया प्राइमर के बाद बफर सॉल्यूशन, ये डाइवैलेंट कैटायन। एक तो हो गया Mn+2, Mg+2 लो पहले, Mg+2 एंड Mn+2। उसके बाद फिर बफर सॉल्यूशन ले लो। बफर सॉल्यूशन ले लो। इन सब चीजों में आपको एक चीज छूट गया। क्या छूट गया? डीएनए पॉलीमरेज कहाँ लिए? जो मेन एंजाइम है वो हम लिए ही नहीं। यहाँ ले लो डीएनए पॉलीमरेज। ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज। टोटल इस चीज का रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है आप बताओ? डीएनए हम आप बताओ एम्प्लीफाई करने के लिए पहले तो आपको डीएनए तो चाहिए। तो डीएनए चाहिए, तो डीएनए एक डबल स्ट्रैंड है, उसमें कोई टारगेट डीएनए होगा, उस टारगेट डीएनए को लेंगे, उस टारगेट डीएनए का हमको एम्प्लीफिकेशन करना है। तो ओवरऑल सबसे पहले तो वो टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट हमको मिल गया, चलो यहाँ। टेम्पलेट के बाद जब प्राइमर आएगा, प्राइमर अटैच होगा, प्राइमर अटैच हो करके उसमें पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड को लाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड।
उसके बाद सर और प्राइमर तो चाहिए ही, क्योंकि प्राइमर ही सेकेंड स्टेप में जाके सबसे पहले आप डीएनए एप्लीकेशन वगैरह भी पढ़े होंगे ना, उसमें ये देखे होंगे कि सबसे पहले प्राइमर जाके अटैच होता है टेम्पलेट में, सबसे पहले प्राइमर जाके अटैच होता है। ये प्राइमर जाके वहां अटैच होगा, प्राइमर आपका अटैच होगा। प्राइमर अटैच जो होगा उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के बाद जाता है डीएनए पॉलीमरेज अटैच होने। तो डीएनए पॉलीमरेज जब अटैच होने जाएगा तो उसको सबसे पहले एक चीज चाहिए, डाइवैलेंट कैटायन, कोफैक्टर जो होता है ना, ये डाइवैलेंट कैटायन उसको चाहिए जिससे कि वो कंबाइन कर सके। और इन सब चीजों को एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो होता है उसका, जिसमें ये स्टेबल कंडीशन रहता है, वो होता है बफर सॉल्यूशन। तो ये सारा चीज चाहिए और ये सारे चीज को इस तरह के एक हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। इसका मिक्सचर हम टोटल इसमें हम डाल देते हैं। ये जो हम मिक्सचर डालते हैं, ये मिक्सचर को हम पीसीआर मशीन में डाल देते हैं या थर्मोसाइक्लर मशीन में डाल देते हैं, फिर ये इस चीज का कॉपी करता है। तो ये सब तो चीज हो गया, ठीक। आपको अब ये चीज रखना है कि किस चीज का अमाउंट कितना होना चाहिए। देखो, अगर आप टेम्पलेट डीएनए के बारे में देखोगे तो टेम्पलेट डीएनए का अमाउंट 1 पिकोग्राम से 1 नैनोग्राम होगा जब वेरी शॉर्ट होगा, शॉर्ट डीएनए या वायरल डीएनए होगा तो। दूसरा 1 नैनोग्राम से 1 माइक्रोग्राम होगा जब ये जीनोमिक डीएनए होगा, जीनोमिक डीएनए होगा। न्यूक्लियोटाइड जो है ना, ये न्यूक्लियोटाइड का कंसंट्रेशन जो है 200 माइक्रोमोलर होगा, 200 माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन इसका होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड का मिनिमम इस प्रोसेस के लिए। उसके बाद अगर आप प्राइमर का देखोगे प्राइमर का होता है 0.1 से प्राइमर का होगा 0.1 से 0.5 माइक्रोमोलर ऑफ ईच प्राइमर। ये ईच प्राइमर क्यों लिखा है मैंने, ये ईच को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे कि ये ईच प्राइमर, इसका मतलब है कि प्राइमर दो टाइप का होता है, एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, एक होता है रिवर्स प्राइमर। आपको जब मैंने डायग्राम बताया था उसमें प्राइमर को अटैच मैंने यहाँ भी कराया था इस रो में और ऊपर भी अटैच कराया था। तो ये जो होता है ये फॉरवर्ड, ये जो होता है ये बैकवर्ड। तो ये जो है प्राइमर का ईच लेना है इतना, ठीक। उसके बाद डाइवैलेंट कैटायन के लिए हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्योंकि एक चीज और बता दूं, मैग्नीशियम क्लोराइड अब बता देता हूं। अगर ये डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज अगर Mg+2 से, सबसे ज्यादा चांस होता है Mg+2 से जुड़े। Mn+2 से जुड़ने का मतलब है जब उसको म्यूटेशन करने का मन होगा, जब म्यूटेशन टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हम जो है डाइवैलेंट कैटायन हमेशा MgCl2 को लेते हैं, और MgCl2 को लेते हैं तो MgCl2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 1.5 to 2 माइक्रोमोलर। उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज होता है 0.5 to 2 माइक्रोमोलर। और बफर सॉल्यूशन तो आप मतलब एक स्मॉल अमाउंट में लोगे तो ये तो पूरा सॉल्यूशन है। तो ये ओवरऑल चीज है जो कि आपको कितना क्या चीज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद रिक्वायरमेंट का अब आपको ये चीज देखना है कि इसका क्या क्या प्रोसेस होगा। लेकिन इसका क्या प्रोसेस होगा तो सबसे पहले इसमें हम उसको सबसे देखो, इसका सबसे मेन जो अभी पावरफुल चीज है ये डीएनए पॉलीमरेज है। क्योंकि आप बताओ, जब हम डिस्कवरी कर रहे थे तभी भी हमको डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं मिल रहा था। डीएनए पॉलीमरेज हम देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज हमको क्या क्या हो सकता है। जैसे ये टैग पॉलीमरेज हुआ ना, हम देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज की जगह हमको क्या क्या पॉसिबल है, हम किस किस चीज को बेस मान के हम कर सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज की,
जो डीएनए पॉलीमरेज था मेरा, डीएनए पॉलीमरेज तो एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी था ही। डीएनए पॉलीमरेज के लिए मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज जान लो कि क्या क्या चीज डीएनए, क्योंकि डीएनए आपको मैंने बताया जब हम डिस्कवरी का चीज देख रहे थे, हिस्ट्री का, तो उसमें सबसे मेन एंजाइम जब डीएनए पॉलीमरेज था, उसके डिस्कवरी के बाद ही हमको और भी चीज का पता चला और हम इसको करने का कोशिश किए। तो डीएनए पॉलीमरेज एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें वो करता है, प्ले करता है। तो इसीलिए सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं क्या क्या। देखो सबसे पहले जो है ये जो है टेक डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज ये एक इम्पोर्टेंट मतलब डीएनए पॉलीमरेज है। टेक डीएनए पॉलीमरेज ये आर्कीबैक्टीरिया का मेंबर, ये हॉट स्प्रिंग में रह सकता है, ये मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को भी टॉलरेट कर सकता है और अच्छा एफिशिएंट कर सकता है। तो इसमें क्या, इसका क्या चीज खासियत है कि ये कॉस्ट में बहुत सस्ता पड़ता है, जनरली हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका कुछ इफेक्ट भी है। देखो इसके पास एक चीज नहीं होता है, इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है। 3 to 5 जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता था, जो भी डैमेज रिपेयर वाला प्रोसेस होता था, वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास नहीं है। ये लॉ फिडेलिटी जो है, फिडेलिटी का मीनिंग ये होता है कि ये ज्यादा मतलब भरोसेमंद नहीं है। फिडेलिटी मतलब भरोसा से रिलेटेड आप मतलब कर सकते हो कि इस पे मतलब ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है बाकी के कंपेयर में। वैसे तो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ही मतलब 9000 न्यूक्लियोटाइड अगर हम जोड़ते हैं उसमें एक कहीं गलत इसमें मिलता है, इसीलिए उसको हम लो फाइडेलिटी जो बोल दिए, यही एक के लिए बोले। 9000 न्यूक्लियोटाइड जब ऐड करेगा ये डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज, उसमें कहीं एक जगह गलती मिलेगा, एक जगह गलती मिला, जिसके कारण हम ये लिख दिए लो फाइडेलिटी। लेकिन ये सबसे ज्यादा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इजीली अवेलेबल है बाकियों के कंपेयर में, इसका प्राइस कम पड़ता है बाकियों के कंपेयर में, इसीलिए मतलब ये पॉलीमरेज ज्यादा यूज में आता है। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 2-3 बात क्या रखना है, कहाँ से ये आया, थर्मस एक्वेटिकस से, हॉट स्प्रिंग में, आर्कीबैक्टीरिया का मेंबर है। इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। इसका लो फर्टिलिटी रेट है, क्यों है मैंने आपको बता दिया। 9000 न्यूक्लियोटाइड को जब ये अटैच करेगा उसमें कहीं एक गलती करेगा, इसीलिए इसको बोल दिए लो फर्टिलिटी रेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज है जो कि हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, ये है पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज। पीएफयू पायरोकोकस फ्यूरियोसस, पायरोकोकस फ्यूरियोसस डीएनए पॉलीमरेज। इसके पास देखो ये उसके कंपेयर में इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है और हाई फर्टिलिटी रेट भी है। हाई फर्टिलिटी मतलब ये भरोसेमंद भी है और इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है। इन सब मतलब ओवरऑल इससे ये लाख गुना अच्छा है। लेकिन ओवरऑल आप ये भी तो देखोगे सिंप्लिसिटी किसमें है, मतलब आसानी से अवेलेबल कौन है, कम कॉस्ट में। ये सब का कॉस्ट इतना महंगा पड़ता है तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी अगर हम चाहें कि एक भी मिस्टेक नहीं हो तो फिर हमको यही लेना बेटर रहेगा। अगर हम चाहें 9000 में भी एक गलती ना हो तो हमको यही लेना बेटर रहेगा। अगर दोनों में कंपेरिजन पूछ दिया तो आपको यही बताना है। उसके बाद वेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है ये थर्मोकोकस लिटोरिलिस बैक्टीरिया में होता है। इसके पास भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है और हाई फाइडेलिटी रेट होता है, मतलब इस पे भी ये भी भरोसेमंद है, इसके पास प्रूफ रीडिंग है, इसके पास भी सारा फंक्शन है। अगर हम तीनों में बोले तो ये दोनों को ज्यादा हम प्रीफर करेंगे क्योंकि इसमें एक भी गलती नहीं हो सकता अगर हमको ऑप्शन मिले तो। लेकिन हम इस सबसे ज्यादा ये जो है जनरली यूज इसलिए होता है क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत सस्ता पड़ता है, इजिली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद एक आता है PWO डीएनए पॉलीमरेज, पायरोकोकस वोरेसई कहते हैं इसको, वोरेसई। इसका हाई फाइडे मतलब ये बहुत ज्यादा ही भरोसेमंद है, ये गलती कराने का कोई चांस नहीं है, ये बस गलती के बेसिस पे फाइडेलिटी बोलते हैं। तो ये टोटल हो गया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के बाद अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। अभी आपको मैंने बता दिया है कि डीएनए मतलब पीसीआर का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक, पीसीआर का कितना कितना अमाउंट, क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उसका हिस्ट्री भी बता दिया, क्यों आया, कैसे डेवलप हुआ। अब उसका हम प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे होगा। देखो ये 3 स्टेप में प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन, इसमें लिखने के लिए मैं एक पैराग्राफ लिख दूंगा लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं, ये मैं समझा दूंगा, आप इसको खुद से लिखना। ये जो डीनेचुरेशन स्टेप है, डीनेचुरेशन में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की हेल्प से वो कितना 90 to 100 डिग्री सेल्सियस, 90 to
100 डिग्री सेल्सियस हम अगर टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर से इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो फिर ये स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी स्ट्रेंथ है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट इसको करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप हमको डीनेचुरेशन करना है। डीनेचुरेशन में हम ओवरऑल ये जानेंगे कि हम इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कैसे करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये बॉन्ड डिस्टेबलाइज हो जाता है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो है प्राइमर एनिलिंग। प्राइमर एनिलिंग है, इसमें क्या होता है, ये जो प्राइमर है, एनिलिंग मतलब होता है जुड़ना, प्राइमर का जुड़ना। प्राइमर हमेशा याद रखना, प्राइमर जुड़ता है हमेशा थर्ड एंड पे, थर्ड एंड पे, लेकिन वो बनता है किधर, 5 से 3, 5 से 3 बनेगा। तो 5 से 3 देखो ये थर्ड एंड है, थर्ड एंड पे ये जो हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो ये फॉरवर्ड प्राइमर, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो इसको मतलब बैकवर्ड प्राइमर बोल दो या रिवर्स प्राइमर बोल दो। तो प्राइमर दो तरह के, वहां पे जो मैंने आपको क्वांटिटी डिसाइड कराया था कि हाँ इच प्राइमर, तो एक इसके लिए एक इसके लिए, ये हो गया। इच का मीनिंग ये है, मैंने आपको बताया था। इच का मैं मीनिंग क्लियर करूंगा कि ये है इच, एक तो ये एक ये, दोनों का अमाउंट मतलब उसी अमाउंट में दोनों का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये हो गया प्राइमर। इस मतलब ये क्या होता है प्राइमर में, प्राइमर में जो है देखो, प्राइमर एनिलिंग टेम्परेचर हम उसको बोलते हैं। जैसे एक होता है टीएम टेम्परेचर, टीएम टेम्परेचर हुआ, टीएम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे 50% प्राइमर डीएनए में अटैच होता है और 50% प्राइमर जो है डीएनए से डीअटैच हो जाता है। अभी मान के चलो ऐसा कंडीशन है कि हर जगह प्राइमर अटैच है, लेकिन जब टीएम टेम्परेचर होगा, टीएम टेम्परेचर उसको हम बोल देते हैं प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर। प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे 50% प्राइमर तो अटैच होता है डीएनए से और 50% डीअटैच हो जाता है, वो टेम्परेचर। तो हमेशा ये जो एनिलिंग टेम्परेचर जो होता है ये 50 से 65 डिग्री का रेंज जो होता है, ये 50 से 65। और ये चीज मैंने बताया डीनेचुरेशन का जो स्टेप है होता है, डीनेचुरेशन का स्टेप 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होता है, 30 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर देंगे तुरंत बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक स्टेप ये भी होता है इनिशिएशन डिनेचुरेशन स्टेप। इनिशिएशन डिनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है, हम 90 से 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, लगभग 6-7 मिनट के लिए रखते हैं। ये है डिनेचुरेशन से पहले का प्रोसेस। लेकिन ये जो डिनेचुरेशन मेन हुआ ये 20 to 30 सेकेंड्स में ही हुआ। तो उससे पहले हम उसको 90 to 100 डिग्री, 100 नहीं देते हैं, 96 के एवरेज में हम उसको टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देकर उसको हम हीट करते हैं, लेकिन मेन जो स्टेप होता है जबकि बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये 20 से 30 सेकेंड में होता है, जिसको हम डिनेचुरेशन स्टेप बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी तो 7 मिनट जो है उसको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डाले और इतना सेकंड में हो गया, उससे 5-7 मिनट पहले रखते हैं। 7 मिनट हमको इनिशिएशन मतलब डिनेचुरेशन स्टेप है उसमें भी लगता है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जो ये प्राइमर एनिलिंग टेम्परेचर है ये उससे आपको मैंने बताया टीएम टेम्परेचर से हमेशा 2 से मतलब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तब ये सबसे अच्छा वर्क करेगा, तब अच्छा वर्क करेगा और अच्छा मतलब अटैच अच्छे से होगा। अगर उससे कम भी हुआ तो भी अटैच नहीं होगा, उससे ज्यादा भी होगा तो भी अटैच नहीं होगा। अगर मान के चलो टेम्परेचर अगर कम होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो अच्छे से उसका मतलब वो नॉन स्पेसिफिक जगह पे अटैच हो जाएगा। और टेम्परेचर ज्यादा है तो अच्छे से जुड़ ही नहीं पाएगा। टेम्परेचर ज्यादा मतलब जुड़ने के लिए एक मतलब कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो कम टेम्परेचर रहेगा। ज्यादा कम हो गया तो कहीं से कहीं जाके नॉन स्पेसिफिक जगह पे अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर रहा तो अटैच अच्छे से नहीं होगा। तो इसीलिए प्राइमर का टेम्परेचर जो है मतलब प्राइमर एनिलिंग टेम्परेचर जो होता है, प्राइमर जब जुड़ता है वो टेम्परेचर हमेशा टीएम टेम्परेचर से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। और ये जो मैंने बताया कि टीए जो मतलब ये प्राइमर एनिलिंग टेम्परेचर है ना, एनिलिंग टेम्परेचर जो होता है जिस टाइम वो जुड़ता है वो टेम्परेचर ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम। ज्यादा का भी मैंने बताया, अभी बताओ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड अच्छे से जुड़ ही नहीं पाएगा। टेम्परेचर ज्यादा तो हम बॉन्ड ब्रेक करने के लिए करते हैं, टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो ये बॉन्ड अच्छे से ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा, तो स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अगर सपोज दैट हम कम टेम्परेचर, हमको ये एनिलिंग के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर ज्यादा ही कम अगर कर दिए, ज्यादा ही कम कर दिए तो ये कहीं भी जाके जुड़ जाएगा। तो दोनों चीज में हमको इफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह एनिलिंग हो जाता है। एनिलिंग होने के बाद मतलब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तो सबसे पहले थर्ड एंड पे प्राइमर आके अटैच हुआ, ये पहले सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद प्राइमर आके अटैच हुआ, दोनों साइड अटैच हुआ, हमेशा थर्ड एंड पे अटैच होता है 5 से 3 डायरेक्शन। अब जो एक्सटेंशन और
इलोंगेशन होता है, ये स्टेप क्या होता है कि ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर है, ये वाला पोर्शन प्राइमर है। अब डायग्राम में मैं थोड़ा वीक हूँ तो कोई बात नहीं, उसको आप लिख सकना। ये प्राइमर है, प्राइमर पे अटैच हुआ ये है डीएनए पॉलीमरेज, इसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, ये जो टैग पॉलीमरेज है ये क्या कर रहा है, ये तो देख लो, ये 5 से 3 डायरेक्शन है, ये बन जो रहा है सिंथेसिस जो नया हो रहा है 5 से 3, ये 3 एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स को लाता है और अटैच करता है। ये थर्ड एंड है ना, अब देखो ये 5 से 3 में सिंथेसिस हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड को ये बाहर से ला रहा है, ये देखो बाहर से लाया और अटैच किया। कहाँ अटैच किया, थर्ड एंड पे। पहले तो प्राइमर जुड़ा, अब ये जो टेम्परेचर होता है ये 72 डिग्री सेल्सियस होता है। 72 डिग्री से मतलब 70 to 74 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर होता है, जिसमें क्या होता है कि प्राइमर पे डीएनए पॉलीमरेज आ गया। और देखो प्राइमर हमेशा जुड़ता है थर्ड एंड पे, लेकिन बनाता है किधर से, 5 से 3 के तरफ। तो 3 के तरफ उसको इलोंगेशन करना है, तो 3 के तरफ से इलोंगेशन करना है, तो थर्ड एंड पे आके अटैच होता है डीएनए पॉलीमरेज, और थर्ड एंड पे डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, उसके न्यूक्लियोटाइड को लेते जाएगा, थर्ड एंड से अटैच करते जाएगा। इसी तरह डीएनए का सिंथेसिस आगे होते जाएगा और ये आगे होते जाएगा। इसी तरह हमारा जो है एक्सटेंशन हो जाएगा। और इस एक्सटेंशन के बाद भी जो है एक मतलब होता है कि उसको हम 4 डिग्री सेल्सियस पे एक टाइम पे लाके हम छोड़ देते हैं, थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। मतलब एक जो जिसको कि फाइनल टेम्परेचर, फाइनल स्टेबल टेम्परेचर बोलते हैं, वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये टोटल आपका प्रोसीजर है। और ये साइकिल जो है मतलब 30 टाइम्स चलता है, ये साइकिल जो है 30 टाइम्स चलता है, ये सेम साइकिल 20 to 30 बोल दो, ठीक है, 30 टाइम्स चलता है ये सेम साइकिल। पहले डिनेचुरेशन होगा, फिर एनिलिंग होगा, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर डिनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये सब चीज तो ठीक है, ये सब चीज तो समझ में आ गया, ये प्रोसेस था, ऐसे हम डीएनए को बना लिए और ये हम नया स्ट्रेंथ बना लिए, पुराने को फिर हम इधर भेज दिया और बाकी नया बनाते गए। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। फिर ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़े, एक से हम नया मतलब इस देखो ये दोनों बन गया नया। अगर नया बन गया फिर हम डिनेचुरेशन किए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फिर हम इस स्ट्रेंथ से भी, इस स्ट्रेंथ से यहाँ 4 बन जाएगा, ऐसे बन गया, 2 यहाँ 2 यहाँ, फिर इससे भी इसी तरह 4 बन जाएगा। इसी तरह मतलब 30 साइकिल जब चलाते हैं तो इसका मिलियंस में चल जाता है। वो भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम निकालते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज में देखो सबसे मेन था डीएनए पॉलीमरेज, वो पढ़ लिया आपने कि क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज का। अब एक चीज और आप देख लो, एक चीज ये है कि प्राइमर का जो लेंथ है ये भी मतलब एक मतलब वो वैलिड वो करता है, रोल प्ले करता है। देखो प्राइमर का लेंथ जो है 18 to 24 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बराबर होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा होगा तो देखो, ज्यादा बड़ा होगा तो भी कोई मतलब नहीं, छोटा होगा तो भी कोई मतलब का नहीं। तो इसके लिए जो एक मतलब वो डिसाइड किया गया, वो 18 से 24 न्यूक्लियोटाइड का डिसाइड किया गया। इससे अगर छोटा रहेगा तो प्राइमर वर्क नहीं करेगा। लेकिन आपको एक चीज जानते होंगे, ये जो RAPD है, रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ये जो है ये एक मार्कर डीएनए है, ये एक छोटा सा डीएनए है, ये रैंडम है, तो इसके लिए कोई साइज वाइज का कोई मैटर नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें कम छोटा ही न्यूक्लियोटाइड हम अटैच करके मतलब 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का हम प्राइमर बना करके अटैच कर सकते हैं। ये प्राइमर का लेंथ दोनों आपको याद रखना, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ, दोनों पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में, ठीक। उसके बाद आपको मैंने ये प्राइमर टेम्परेचर के बारे में बता दिया। टीएम टेम्परेचर होता है प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर, ये 52 से 58 को हम मोस्ट स्टेबल बोलते हैं, मोस्ट फेवरेबल बोलते हैं। अगर हमसे कोई पूछ दे टीएम टेम्परेचर क्या है तो 52 से 58, और मैंने बताया टीएम टेम्परेचर वो कौन सा टेम्परेचर है। टीएम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे 50% प्राइमर डीएनए से अटैच है और 50% डी अटैच हो चुका है, मतलब अटैच डी अटैच। तो ये टेम्परेचर हो गया प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीए टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर, ये है प्राइमर एनिलिंग टेम्परेचर। जिस टाइम में प्राइमर मतलब का एनिलिंग होता है, जब हम मतलब डीएनए स्ट्रैंड पे प्राइमर जाके जुड़ता है, वो जो टेम्परेचर उसको टीए बोलते हैं। टीए जो है हमेशा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टीएम से होता है। टीएम जो आपको मैंने बताया उस टेम्परेचर जिसमें प्राइमर 50% अटैच है, 50% डी अटैच है, उससे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर
होना चाहिए TA का, ठीक है। और आपको मैंने ये ज्यादा का भी रीजन बताया, खराब गलत का भी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर रहेगा अच्छे से बाइंड नहीं करेगा, और ज्यादा ही लो कर दिया तो कहीं भी जाके बाइंड हो जाएगा, कहीं भी जाके बाइंड मतलब नॉन स्पेसिफिक जगह पे बाइंड होगा। नॉन स्पेसिफिक हमको सबसे पहली बात, ये जो DNA का जो इम्प्लीफिकेशन होता है वो टारगेटेड DNA का, मतलब जिस DNA का हम चाहते हैं उसी का हमको इम्प्लीफिकेशन करना है, तो टारगेटेड DNA का इम्प्लीफिकेशन होता है। उसके बाद इसके एक होता है GC क्लैंप। देखो GC क्लैंप क्या होता है कि अगर आपका ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर जो थर्ड एंड पे 3 से ज्यादा GC कंटेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो हमेशा ATGC, A और T एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड बनाता है, G और C ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब मोलिकुलर वेट ज्यादा है, मोलिकुलर वेट ज्यादा है, भारी ज्यादा है। आप बताओ एक साथ अगर कहीं एकाएक आप बताओ कोई आप ये ट्रक है, ट्रक में आगे से अचानक से ओवरलोड कर दोगे तो वो बिल्कुल अजीब तरह हो जाएगा ना, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये GC क्लैंप बन जाता है। GC का मतलब ये मतलब नहीं आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इसीलिए थर्ड एंड पे 3 से ज्यादा GC कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा GC कंटेंट होगा तो GC क्लैंप बन जाएगा, और GC क्लैंप बन जाएगा तो GC क्लैंप बनने से क्या होगा ये आगे मतलब इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। ये हो गया आपका GC क्लैंप। उसके बाद होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमर जो है, प्राइमर आपको कोई भी प्राइमर है, सपोज दैट आपको प्राइमर है ATGC, ये इस पे सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस है, फिर यहाँ TACG, अगर ये सीक्वेंस हो गया तो आप देखो यहाँ पे ये इससे इस तरह जाके अटैच नहीं होगा AT के साथ, AT के साथ, TG के साथ। अरे ओवरऑल आप ये देखो, ये A है, T है, G है, C है, ठीक है। अब C के जगह G, G के जगह C, T के जगह A, A के जगह T। अब बताओ ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस अब बताओ ये खुद में बाइंड नहीं कर लेगा, AT से बाइंड कर लेगा, A से कर लेगा, GC से कर लेगा, CG से कर लेगा, तो ये खुद में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा तो भी तो प्राइमर काम नहीं करेगा। प्राइमर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, प्राइमर जाकर DNA से बाइंड होता है, मतलब प्राइमर फ्री तो होना चाहिए। अगर ये प्राइमर प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया तो इसका मतलब ये भी सक्सेसफुल प्राइमर नहीं है। तो सर हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करे प्राइमर का एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी हो गया। और नॉन होमोलोगस होना चाहिए। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपका DNA अगर ATGC है और अगर होमोलोगस कर दें हम तो ATGC, अगर होमस ये है DNA और ये मेरा हो गया प्राइमर, तो ये कभी अटैच होगा? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, DNA के होमोलोगस नहीं होना चाहिए प्राइमर को, DNA के नॉन होमोलोगस होना चाहिए, तब जाकर के DNA से अटैच होगा। तो ओवरऑल ये सारा प्रोसेस है जिसमें प्राइमर का क्या इंपॉर्टेंस है, DNA पॉलीमरेज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया। अब हाँ आपको ये मैं बता देता हूँ कितने साइकिल में क्या बनेगा। देखो ये आपको इंपॉर्टेंट है। देखो इसका फॉर्मूला होता है NT इक्वल टू N नोट इंटू 2 टू द पावर n, जिसमें ये n है नंबर ऑफ साइकिल्स। उसका ये है इनिशियल DNA स्ट्रैंड, और ये हो गया जो हम फाइनल निकाले, ये फॉर्मूला बनेगा। सपोज दैट आप देखो फर्स्ट साइकिल में कितना DNA बनेगा। अगर मेरे पास डबल स्टैंडर्ड DNA है तो ये तो 2 रखें, फर्स्ट साइकिल में 2, n का वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट रखेंगे, मेरे पास 4 बनेगा। हमको पूछा कि सेकेंड साइकिल में कितना बनेगा, तो इनिशियल मेरा 2 है, सेकेंड में हमको 2 पे पावर 2 करेंगे तो ये हमको 8 आ जाएगा। हमसे पूछ दे थर्ड साइकिल में कितना बनेगा, थर्ड साइकिल में तो डियर इनिशियल अमाउंट मेरे पास 2 है और साइकिल कितना है, 3 है, तो 3 है, तो 2 इंटू 2 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। ये टोटल तीसरे साइकिल में 16 बनेगा। इसी तरह आपसे पूछ दे 30 साइकिल्स में, तो 30 साइकिल्स में मिलियंस में ये बन जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हुआ, ओवरऑल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है।
और इसमें लगभग चीज मैंने कवर, देखो नोट्स वगैरह तो मैं इस तरह नहीं बताता, लेकिन आपको ये चीज है कि ये टोटल चीज क्लियर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट एक दो दिन में मैं आपको ये बिल्कुल शॉर्ट में 2 मिनट में आपको ये रिवीजन करने के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो, वो भी मैं डाल दूंगा। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।